मैं प्रिंस। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिस्पायरेशन इन ह्यूमन बीइंग। देखते हैं हम लोग कि हर एक ऑर्गेनिज्म सांसें लेता है, छोड़ता है। तो हम लोग आज पढ़ेंगे कि एनिमल्स रिस्पायरेशन क्यों करता है, और ह्यूमन बीइंग में देखेंगे हम लोग कि रिस्पायरेशन करता कैसे है, इसमें कौन कौन सा ऑर्गन का इन्वॉल्वमेंट है और क्या क्या इसका मैकेनिज्म है। स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसे कि हम लोग सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, लेते हैं, छोड़ते हैं, एक तो बातें हो गई, पर क्या इसमें कौन कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व है हम लोग को पता है? नहीं पता है। तो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं इधर कि हम लोग को सांस लेने के लिए कौन कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व होता है, उसके बारे में हम लोग ब्रीफ देखेंगे। कैसे कैसे होता है वो देखेंगे। फिर हम लोग सीक्वेंस वाइज इसको एक एक करके करते चलेंगे। देखते हैं इसको। सबसे पहले हमारे इन्वायरमेंट में एयर प्रेजेंट है इनफ अमाउंट में, जिसमें मिक्सचर ऑफ गैस है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, सब बहुत सारे गैस है, बहुत तरह के गैस है, जिसमें से हमारे बॉडी को कॉमनली ऑक्सीजन की जरूरत होता है। हर समय, हर एक समय जरूरत है इसको। इसीलिए हम लोग सोए रहें, जागे रहें, हर समय सांसें लेंगे और सांसें छोड़ेंगे। क्यों? ऑक्सीजन की जरूरत है। अब हमारे बाहरी वातावरण में हमारा ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अब बाहरी वातावरण में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, तो बाहर इधर गैस भरा हुआ है, हमारा भरा हुआ है गैस। अब गैस तो भरा हुआ है, लेकिन इसका उपयोग कैसे कैसे होगा? तो इधर हमारे पास सारा गैस है। अब सबसे पहले गैस क्या होगा कि हमारे नाक के अंदर जाएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, गैस को अपने नाक के अंदर लेते हैं, सांस लेते हैं। तो क्या होता है, नाक में हवा गया। अब नाक में क्या है, दो नली है। अब क्या हो गया, दो नली से हवा गुजरते हुए इधर आएगा कुछ, इधर आएगा कुछ, इधर आएगा कुछ, और जहां जाकर खुलेगा पीछे एक ऐसा स्थान पे खुलेगा जहां पे मुंह का नली भी खुल रहा होगा और नाक का भी नली कहीं घूमकर ऐसे आकर खुल रहा होगा। वैसा जंक्शन जहां पे नाक का और मुंह का दोनों का नली, कैनाल, पाइप जाकर खुलता हो, उसको हम लोग कह रहे हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या है? फेरिंग्स जंक्शन है जहां पे नाक का नली और मुंह का नली दोनों जाकर खुल रहा है, कॉमन पैसेज है। ठीक है। अब क्या हुआ वो कि जैसे ही फेरिंग्स के बाद स्टार्ट होता है नीचे का स्ट्रक्चर, उसमें क्या होता है कि फिर से फेरिंग्स दो भागों में बढ़ जाता है, दो पंप में बढ़ जाता है। एक पंप आगे और दूसरा जस्ट इसके पीछे, एक आगे जस्ट इसके पीछे। देख लेते हैं हम लोग। अब जो आगे वाला होता है उसको हम लोग बोलते हैं फूड पाइप। गलती है, आगे वाला को हम लोग बोलते हैं विंड पाइप और पीछे वाला को हम लोग बोलेंगे फूड पाइप, है ना। आगे वाला क्या बोलेंगे? फूड पाइप नहीं, विंड पाइप, और पीछे वाला फूड पाइप। अब क्या होता है कि जो फूड पाइप होता है वो पिचका हुआ होता है हरदम। जब उसमें खाना जाएगा तो ओपन होगा, नहीं तो फिर पिचक जाएगा। लेकिन विंड पाइप क्या होता है, हरदम खुला हुआ होता है। क्यों खुला होता है? क्योंकि इसमें कार्टिलेज का एक स्ट्रक्चर लगा होता है, एक फ्रेम लगा होता है, जिसके कारण क्या होता है कि ये मेरा विंड पाइप हरदम खुला हुआ रहता है। और इसी पाइप को, इसी विंड पाइप को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रैकिया। क्लियर? हम लोग विंड पाइप को एक और नाम से जानते हैं, उसका नाम क्या है? ट्रैकिया। क्लियर है? नाक से हवा लिए हम लोग, नाक को हम लोग जो ए नली दिख रहा था उसको हम लोग नाम दिए नॉस्ट्रिल। क्या? नॉस्ट्रिल। क्लियर बातें है? ओपनिंग को, फिर नली जहां शुरू हो गया, कैविटी बोलते हैं खाली जगह को, तो नॉस्ट्रिल तो हो गया, इसके बाद खुला हुआ जगह है, तो ये क्या हो गया? नेजल कैविटी। क्लियर बातें है? जहां पे ये खुला, जहां पे कॉमन पैसेज है, किसका किसका? माउथ का और नोज का,
उसको बोले हम लोग फेरिंग्स। जहां फेरिंग्स खत्म हो रहा है वहीं पे स्टार्ट हो जाता है क्या है, लैरिंग्स। लैरिंग्स के जस्ट नीचे स्टार्ट होना शुरू होता है, उसको बोलते हैं हम लोग ट्रैकिया। ट्रैकिया में क्या होगा कि इसमें कार्टिलेज का फ्रेमवर्क लगा हुआ होगा, जिसके कारण हरदम ओपन रहेगा। क्लियर बातें हैं। जैसे ही ट्रैकिया क्या होगा कि 5 वर्टिब्रल कॉलम के पास जाएगा, वहां से 2 भाग में बढ़ जाएगा। कितने भाग में, 2 भाग में बढ़ जाएगा। एक लेफ्ट साइड चला जाएगा, दूसरा राइट साइड चला जाएगा। इसको हम लोग बोले हैं क्या, ब्रोंकस। वही नली है लेकिन 2 भाग में बट गया है, इसको क्या बोले, ब्रोंकस। जो नली राइट साइड जाएगा उसको राइट ब्रोंकस, और दूसरा जो लेफ्ट साइड जाएगा लेफ्ट वाला ब्रोंकस। कितना आसान था। लेकिन ब्रोंकस में भी क्या होता है, कार्टिलेज लगा हुआ रहता है। इतना समझ गए हम लोग। अब क्या होगा, ब्रोंकस फर्दर जाएगा और वहां पे क्या होगा, डिवाइड करेगा, अलग 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 2-3 पाइप, 2 यहां से, जैसे यहां से एक पंप था, 2 पंप में यहां खुल गया, फर्दर अंदर जाएगा और फिर 3, 4, 5 करके पूरा बंच बना देगा। और हर एक पंप, हर एक कैनाल के लास्ट में क्या होगा, एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर बना होगा, जिसको हम लोग सेक बोलेंगे। आगे पढ़ेंगे, इसको देखेंगे क्या होता है, कौन सा सेक होता है इसमें। यहीं पे हवा का कुछ होगा जो हम लोग देखेंगे क्या होगा। अब देख लिए हम लोग। अब हम लोग देख लिए कि लंग्स क्या है, बहुत ही डेलिकेटेड ऑर्गन है, बहुत ही। इसको हो सकता है कि तुरंत थोड़ा सा भी चोट लगे, इंजरी हो तो तुरंत इसको नुकसान पहुंच सकता है। इसीलिए नेचर ने क्या किए कि इस डेलिकेटेड ऑर्गन को, यानी लंग्स को, एक केज में बंद कर दिए। केज किस चीज का, तो वो केज रहेगा बोन का। किस चीज का, बोन का। अब क्या किए कि एक केज में बंद कर दिए, किसको, दोनों लंग्स को, इस लंग्स को भी और इस लंग्स को भी। अरे क्या है, केज है, बोन का केज है, केज है। एक में तो दिख रहा है। सिमिलरली क्या होगा कि इसमें भी केज लगा हुआ रहेगा, केज में ही बंद होगा। क्लियर बातें हैं। केज में बंद हो गया। अब केज में बंद हो गया, ये तो देख लिए। अब देख रहे हैं कि ये वाला तो सीधा ऐसे है ना, लंग्स। कौन साइड वाला, राइट साइड वाला। लेकिन लेफ्ट साइड वाला लंग्स में देख रहे हैं कि यहां पे एक छोटा सा गड्ढा हो गया है, एक गड्ढा हो गया है। गड्ढा को हम लोग बोलते हैं नॉच, NOTCH। क्लियर बातें हैं। अब एक गड्ढा क्यों हो गया भाई, समझ में तो आ रहा था कि लंग्स था तो गड्ढा करने की जरूरत क्या हो गया। अभी देखते हैं गड्ढा करने की जरूरत क्यों हो गया। क्योंकि हम जानते हैं कि एक और स्ट्रक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट अंग ऑर्गन है हमारे पास, जिसको हम लोग बोलते हैं हार्ट। इसको क्या करेगा, इस खाली जगह में रख देंगे। तो इस वाले नॉच में क्या रहेगा, हार्ट रहेगा। और हार्ट को हम लोग बायोलॉजिकल टर्म में क्या बोलते हैं, कार्डिक। तो ए वाला नॉच को, इस नॉच को हम लोग बोलेंगे क्या, कार्डिक नॉच। नहीं समझना। हम लोग सांस लिए, ओपनिंग को बोले नॉस्ट्रिल, उसके बाद एक पंप में खुल गया, इस खाली जगह को बोले नेजल कैविटी। नेजल कैविटी फिर जाके पीछे एक क्या हुआ, कॉमन पैसेज में खुला, मुंह का और नाक का, जिसको हम लोग बोले क्या, इधर बोले फेरिंग्स। फेरिंग्स के जस्ट नीचे वाला स्ट्रक्चर कहलाया लैरिंग्स। लैरिंग्स के जस्ट नीचे कहलाया वो ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या होता है, यहां पे कार्टिलेज के स्ट्रक्चर से, फ्रेमवर्क से जुड़ा हुआ होता है, जिसके कारण ऑलवेज ओपन होता है। ट्रैकिया फिर क्या, 2 भाग में बटा, उसको हम लोग बोले ब्रोंकस। एक राइट, एक दूसरा लेफ्ट। उसके बाद क्या हुआ, दोनों अलग अलग लंग्स का निर्माण किया, एक राइट लंग, दूसरा लेफ्ट लंग। लंग्स क्योंकि बहुत ही डेलिकेटेड ऑर्गन था, इसलिए इसको एक बोन का केज में बंद कर दिए और दोनों साइड से बंद कर दिए। ठीक है। और केज बना किस चीज का होता है, बोन का। और इसको हम लोग बोलते हैं, जो बोन से बना होता है उसको बोलते हैं रिब। रिब। और जो केज होगा उसको क्या बोलेंगे, रिब केज। क्लियर बात हो गया। अब देखें लेफ्ट वाला लंग में क्या है हमारा, कि थोड़ा सा नॉच, गड्ढा है। उसमें क्यों ऐसा गड्ढा है, क्योंकि उसमें हम लोग हार्ट को रखेंगे। लेकिन हमारा राइट वाला के पास कुछ नहीं है, वो प्रॉपर सेट में है। अब हमने क्या किया कि लंग्स को तो रख दिया, लेकिन क्या लंग्स नीचे ऐसे लटका रहेगा,
अगर लंग्स को रख दिए तो नीचे से तो ऐसे लटका रहेगा ना, ऐसे हिलते रहेगा, कुछ रहेगा नहीं तो ऐसे हिल रहा है। तो क्या किया नेचर, इसके लिए एक प्लेटफॉर्म दे दिया ताकि हमारा लंग्स क्या करे, इसके ऊपर रखा रहे। इस प्लेटफॉर्म को क्या बोले, डायफ्राम। क्या बोले, डायफ्राम। कोई दिक्कत नहीं, आगे देखते हैं। अब बाबू, अब देखते हैं आगे। हम लोग रिस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे। रिस्पिरेटरी सिस्टम में बाबू क्या होता है कि प्रोसेस बहुत सारे इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें से कुछ प्रोसेस को हम लोग आज पढ़ेंगे। पहला प्रोसेस क्या होता है, हम लोग रिस्पिरेटरी मतलब क्या जानते हैं, हवा को अंदर लेना, हवा को बाहर छोड़ना, हवा को अंदर लेना, हवा को बाहर छोड़ना। तो वैसा प्रोसेस जिसमें हवा को अंदर लेंगे और हवा को बाहर छोड़ेंगे, उस वाले प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे ब्रीथिंग। क्या बोलेंगे हम लोग, ब्रीथिंग। क्या बोलेंगे, ब्रीथिंग। क्लियर हो, उस वाले प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे ब्रीथिंग। क्लियर हो गया इतना तक बातें। अब हम लोग हवा को अंदर लिए, बाहर छोड़े, क्या कहलाएगा, ब्रीथिंग। तो प्रोसेस जिसमें क्या किए, एयर को इनहेल किए और एक्सहेल किए, इसका क्या कहलाएगा, ब्रीथिंग। हमारा ब्रीथिंग हो गया। अब क्या हुआ बाबू कि जो नॉस्ट्रिल, किसको बोल रहे थे कि जैसे ही ए ओपनिंग था, ए क्या कहला जा रहा था, नॉस्ट्रिल। इसके अंदर दो तरह के भाग, दो भाग में हम लोग नेजल कैविटी को, नॉस्ट्रिल को डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं एक्सटर्नल और दूसरा को बोलेंगे इंटरनल। एक को बोलेंगे एक्सटर्नल मतलब बाहर वाला और दूसरा अंदर वाला। क्लियर है, बाहर वाले और अंदर वाला। देखते हैं क्या क्या होता है, बाहर क्या होता है, अंदर। तो नाक, जो हमारा पंप इधर तक दिख रहा है, यहां से घुमा और कुछ पीछे तक का स्ट्रक्चर, कौन कौन सा स्ट्रक्चर, यहां से आया एक कुछ उठा हुआ भाग, एक बोनी प्रोजेक्शन, बोन का बना हुआ हड्डी का, इसके जस्ट पीछे तक आएगा, वो स्ट्रक्चर कहलाएगा एक्सटर्नल। अब देखते हैं कि एक्सटर्नल में होता क्या क्या है। तो एक्सटर्नल में सबसे पहले हम लोग नाक देखेंगे अगर गौर से, तो इसमें क्या होता है कि बाहर से कुछ हेयर्स निकला होता है, साथ ही साथ क्या होता है, म्यूकस होता है। इसका काम क्या होगा, तो ए वाला पार्ट क्या करता है कि कोई बड़ा डस्ट रहेगा उसको क्या करेगा, फिल्टर कर लेगा। कर लिया फिल्टर। अब उसमें जो बड़ा पार्टिकल था डस्ट का, वो फिल्टर हो गया, और जो म्यूकस था वो क्या किया, मॉइस्ट कर दिया एयर को। साथ ही साथ क्या किया कि जो छोटा छोटा जो पार्टिकल था वो उसमें चिपक गया। क्लियर बातें है। जैसे ही उसके अंदर गया एयर, तो अंदर क्या है, तीन तरह का बोनी प्रोजेक्शन है, बोन 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 निकला हुआ है, उससे हवा पार करेगा। तो हवा अगर डायरेक्ट हम लोग लेते बाहर का हवा, तो कभी गर्म हवा जाता, कभी ठंडा जाता, कभी गर्म जाता, कभी ठंडा जाता, हम लोग तो बीमार ही हो जाते। तो क्या होता है कि एक यहाँ पे बोनी प्रोजेक्शन होता है, वो क्या करता है कि हवा जो हम लोग लिए उसको क्या करेगा कि हम लोग के बॉडी के टेम्परेचर में लाएगा हवा को। उस प्रोसेस को कहेंगे कंडीशनिंग। क्या बोलेंगे, कंडीशनिंग। हवा का टर्बुलेंस रहेगा, उससे हमारा हवा पार करेगा, बोन का टर्बुलेंस रहेगा, उसमें से हमारा हवा पार करेगा कंटिन्यू, और उसी क्रम में क्या होगा कि वो हवा रहेगा हमारे बॉडी के टेम्परेचर के बराबर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। तीसरा बात आता है बाबू कि हमारे नाक में बहुत सारे रिसेप्टर भी होते हैं। कोई चीज परफ्यूम मारे, मस्त खुशबू आ रहा है, खुशबू कहां से आएगा, पता कैसे चलेगा, तो हमारे नाक में रिसेप्टर्स होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ओल्फैक्टरी रिसेप्टर। क्या बोलते हैं, ओल्फैक्टरी रिसेप्टर। ये सारे पार्ट कौन सा है, एक्सटर्नल में। एक्सटर्नल में क्या क्या हुआ, एयर को फिल्टर किया, एयर को कंडेंस किया, मतलब उसका कंडीशनिंग किया, साथ ही साथ क्या किया, इसको सुगंध को हम लोग रिसेप्टर के थ्रू लिए। अब हमारा जैसे ही हमारा फेरिंग्स शुरू होगा, उसके बाद का जो स्ट्रक्चर होगा इंटरनल। क्लियर बात है। अब क्या होता है बाबू, फेरिंग्स तो हम लोग देखे थे, क्या फेरिंग्स तक का जो स्ट्रक्चर था। अब फेरिंग्स क्या था कि कॉमन पैसेज था किसका, माउथ का और नेजल कैविटी का। क्लियर बात हो गया।
अब बाबू जहां पे फेरिंग्स खत्म होता था वहां पे लैरिंग्स शुरू होता था, और लैरिंग्स को हम लोग दूसरा नाम से बोलते हैं वॉइस बॉक्स। क्यों? क्योंकि यहां पे वॉइस यहीं से निकलता है, यहां पे वोकल कोड होता है। वॉइस बॉक्स भी इंसान के केस में दो होता है, एक ट्रू एक फॉल्स, बाद में पढ़ेंगे इस बातों को, लेकिन होता कितना है? पेयर में होता है, एक ट्रू दूसरा फॉल्स। अब जो होता है लैरिंग्स जो होता है वो 9 कार्टिलेज का बना होता है, जिसमें से 3 पेयर में होते हैं और 3 बिना पेयर में। तो कैसे हो गए? 3 पेयर है मतलब 6 और 3 अनपेयर है मतलब 3, तो 6 और 3 9। तो लैरिंग्स उसमें 9 कार्टिलेज का बना होता है, 3 पेयर में होता है और 3 अनपेयर में होता है। अब उसके जैसे कि हम लोग देखे थे पहले भी कि ट्रैकिया होगा, और ट्रैकिया क्या होगा बाबू? कि वो कार्टिलेज का होगा। फिर देखे थे कि 5 नंबर वर्टिब्रल कॉलम के पास ट्रैकिया डिवाइड कर गया था 2 भाग में, एक राइट दूसरा लेफ्ट। दोनों को हम लोग बोल रहे थे ब्रोंकस, एक राइट ब्रोंकस दूसरा लेफ्ट ब्रोंकस। फिर क्या हो गया कि ब्रोंकस हमारा फिर डिवाइड करता है, फर्दर डिवाइड करता है और बनाता है प्राइमरी ब्रोंकस। उसके बाद फिर उसमें आएगा, उसको आगे डिवाइड करेगा सेकेंडरी ब्रोंकस, उसके बाद फिर डिवाइड करेगा बनाएगा टर्शियरी ब्रोंकस, उसके बाद फिर डिवाइड करेगा लोबुलर ब्रोंकस, उसके बाद टर्मिनल, रिस्पिरेटरी, एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर सेक और एल्वियोली। एक क्या हो गया कि फर्दर पंप डिवाइड कर रहा है, लास्ट में जाकर एक बैलून जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, उसे वो क्या बोलते हैं? एल्वियोलाई। क्या बोलते हैं? एल्वियोलाई। फर्दर डिवाइड करते करते, जिसमें से क्या वो कॉमनली बोला गया है कि जो A3 पार्ट है, A3 एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर सेक और एल्वियोलाई, तीनों क्या करता है कि तीनों रिस्पायरेशन में मतलब कि गैस के एक्सचेंज में हमारे बॉडी से मदद करता है। कौन कौन? एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलरी सेक और फिर एल्वियोलाई। इतना तो कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं बाबू, आगे में क्या हुआ? लंग्स। फिर से देखते हैं लंग्स को। अब क्या हो गया? यही जो पूरा स्ट्रक्चर था हमारा, इतना मिला के हमारा क्या किया था? लंग्स का फॉर्मेशन करता है। दोनों साइड रहेगा, लेफ्ट साइड भी इतना, राइट साइड भी इतना, लेफ्ट साइड भी इतना और राइट साइड भी इतना। अब इसी में बाबू हर एक लंग्स में लगभग 300 बिलियन एल्वियोलाई होता है। जो लास्ट में बैलून लग रहा था वो बैलून लगभग 300 मिलियन होता है, और सब बैलून को हम लोग खोल के ऐसे फाड़ के सामने रख दें ऐसे, और फिर उसका एरिया नापेंगे तो लगभग 80 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। कोई दिक्कत? में हमारे लंग्स में लगभग क्या होता है? 300 मिलियन एल्वियोलाई होता है, और अगर सब एल्वियोलाई को हम लोग ऐसे स्प्रेड करके रख दें, फैला के रख दें, तो उसका एरिया लगभग 80 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। और वो लंग्स पे रखा कहां रहेगा? डायफ्राम पे रखा रहेगा। अब बाबू हम लोग देखते हैं कि ठीक है डायफ्राम पे तो रखा हुआ है, तो अब देखते हैं कि अगर हम लोग देखें अभी क्या कि कौन कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व था। अब हम लोग देखते हैं कि इसका मैकेनिज्म क्या है सांसें लेने का, हम लोग कैसे ब्रेथ कर पा रहे हैं, कैसे रिस्पायरेट कर पा रहे हैं। अब उसको देखने के लिए हम लोग को देखना होगा क्या? मैकेनिज्म। क्या देखना होगा? मैकेनिज्म। क्या देखना होगा? मैकेनिज्म। अब सबसे पहले बाबू कि जो हमारा लंग्स होता है वो एयर टाइट स्पेस में होता है रखा हुआ। मतलब एयर टाइट का मतलब क्या हुआ कि वो जो लंग्स हमारा है उसके बीच में एयर बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होता है। तो एक बात और क्वेश्चन आ गया, क्यों ऐसा होता है भाई? क्यों एयर बीच में प्रेजेंट नहीं होता, जबकि हमारे लंग्स में एयर हर समय जाता है, लेकिन उसके बाहर का स्पेस में एक थोड़ा सा भी एयर नहीं होता है, एयर टाइट स्पेस होता है। क्यों होता है ऐसा? ऐसा इसलिए होता है कि अगर उस स्पेस में एयर चला गया तो सारा के सारा लंग्स हमारा कोलैप्स कर जाएगा, सारा एल्वियोलाई कोलैप्स कर जाएगा और हमारा डेथ हो जाएगा।
क्लियर बात है। तो हमारा दोनों लंग्स क्या होता है, जो स्पेस में रखा होता है वो एयर टाइट स्पेस होता है। क्लियर बात है। और उसके अंदर जो हमारा ब्रीथिंग का जो मैकेनिज्म है वो क्या है, निगेटिव प्रेशर में वर्क करता है। किस प्रेशर में, निगेटिव प्रेशर में वर्क करता है। इतना कोई दिक्कत, नेगेटिव प्रेशर में वर्क करेगा। और बाबू यहां पे हम लोग देखे थे एक खाली जगह दिख रहा है, ये एक खाली जगह दिख रहा है, ये एक खाली जगह दिख रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं मीडियास्टेनम। क्या, मीडियास्टेनम, ठीक है, मीडियास्टेनम बोलते हैं। जिसे वहीं पे क्या होता है, हमारा हार्ट रखा होता है नॉच। क्लियर बात है। देखते हैं आगे, देखते हैं आगे। अब मैकेनिज्म हम लोग देख रहे थे, तो सबसे पहला मैकेनिज्म है क्या, नॉर्मल क्वाइट इंस्पायरेशन। इससे पहले हम देखेंगे एक्टिव क्या होता है और पैसिव क्या होता है। कोई भी लिविंग थिंग्स का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और अगर वो कोई वैसा प्रोसेस कर रहा है जिसमें उसका एनर्जी लॉस हो रहा है, अगर कोई प्रोसेस कर रहा है और उसमें उसको एनर्जी लॉस हो रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे एक्टिव प्रोसेस। क्या बोलेंगे, एक्टिव प्रोसेस। इसी का उल्टा कि अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई प्रोसेस कर रहा है या फिर उसमें कोई प्रोसेस हो रहा है और उसमें कोई भी एनर्जी नहीं लग रहा है, उसको बोलेंगे पैसिव प्रोसेस। एनर्जी लगेगा, पैसिव एनर्जी नहीं लगेगा। क्लियर बात हो गया। अब क्या हुआ बाबू, पहला इसमें क्या था, नॉर्मल क्वाइट इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन मतलब हवा को अंदर लेना, और है कैसा, नॉर्मल क्वाइट मतलब क्या हो गया, जो हम लोग हर समय हवा को अंदर ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, तो सिर्फ वो वाला हिस्सा अंदर लिए, नॉर्मल। इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे नॉर्मल क्वाइट इंस्पायरेशन। अब देखेंगे इसमें होता क्या है भाई, ऐसा क्या हो गया इसमें। तो इसमें क्या होता है, क्यों ऐसा होता है कि हम हवा को अंदर लेते हैं और कैसे लेते हैं। तो इसमें होता है कि जो हमारा डायफ्राम था इस तरह से बेंड था, धनुष शेप का था, धनुष शेप का। अब क्या होगा कि एक कॉन्ट्रैक्ट करेगा और सीधा होने की कोशिश करेगा, सीधा। पहले ऐसे था, ऐसे था, अब ये सीधा होने का कोशिश करेगा। तो क्या हुआ कि पहले हमारा इधर से इस ऊपर वाला स्पेस था, ऊपर वाला स्पेस था, अब ये ऐसे हो गया, तो इतना स्पेस और मेरे पास बढ़ गया, इतना स्पेस मेरे पास और बढ़ गया। तो क्या हो गया, एक तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट किया, और डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एनर्जी चाहिए, ऐसे नहीं कॉन्ट्रैक्ट कर पाएगा वो, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एनर्जी चाहिए, इसीलिए एक्टिव प्रोसेस था। और क्योंकि डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट किया तो स्पेस बढ़ गया। कौन कौन सा स्पेस, एंटेरियर पोस्टेरियर। बताएंगे एंटेरियर पोस्टेरियर क्या होता है। अब एंटेरियर पोस्टेरियर का मतलब होता है ऊपर और नीचे, एंटेरियर पोस्टेरियर ऐसे ऐसे वाला। क्लियर बात है, आगे पीछे वाला, ठीक है। तो हमारा अगर मेरा लंग्स ऐसे था तो एंटेरियर पोस्टेरियर, आगे पीछे, आगे पीछे। क्लियर बात है, बढ़ गया ऐसे, ठीक है, स्पेस बढ़ गया, तो उसका स्पेस बढ़ गया, ठीक है। दूसरा चीज क्या होगा बाबू, कि जो हमारा रिब केस था वो क्या करेगा, वो ऊपर उठ जाएगा ऐसे, डोर्सोवेंट्रल, डोर्सोवेंट्रल। अब डोर्सोवेंट्रल क्या होता है, एंटेरियर पोस्टेरियर समझ गया कि आगे पीछे से बढ़ गया। अब डोर्सोवेंट्रल मतलब होता है कि ऊपर नीचे, कैसे, ऊपर नीचे। तो हमारा एक फेस आगे है, पीछे है, क्या है, ऊपर नीचे है, ऐसा। क्लियर बात है। तो क्या होगा कि इसमें हमारा रिब केज उठेगा। तो अगर छतरी हमारा, सोचो छतरी हमारा भी लगा हुआ है, छतरी का हर एक जो कांटा है ऐसे, वो हमारा रिब केज है। जैसे ही उसको हम फैला देंगे तो क्या होगा, छाता का स्पेस बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। अब क्या हो गया कि डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट करने के कारण थोड़ा स्पेस बढ़ गया था, अब क्या हो गया, रिब केज भी थोड़ा उठ गया, तो दोनों का स्पेस बढ़ गया, बढ़ गया स्पेस। अब इतना स्पेस बढ़ गया, काफी स्पेस बढ़ गया हमारे लंग्स में। तो क्या होता है कि बाहर जितना एयर का प्रेशर था और हमारे लंग्स का जो प्रेशर था, अब लंग्स का प्रेशर
क्या हो गया, कम हो गया। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम बढ़ गया। वॉल्यूम बढ़ा तो क्या हो गया, प्रेशर कम हो गया, और बाहर प्रेशर ज्यादा है। अब जहां ज्यादा प्रेशर रहेगा वहां से कम प्रेशर की तरफ क्या होगा, हवा रेसेस करना शुरू कर देगा, आना शुरू कर देगा। अब आता रहेगा हवा, आता रहेगा, आता रहेगा, और अंदर बढ़ता रहेगा। अब हमारे लंग्स में हवा भर गया। क्लियर बात है? हमारा डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट किया, और क्या हुआ कि मेरा रिब केज डॉर्सली वेंट्रली क्या हुआ, फैला, ऊपर उठा। इसके कारण हमारे क्या हुआ, लंग्स का जो वॉल्यूम था वो बढ़ा, लंग्स का वॉल्यूम बढ़ा। इसीलिए क्या हुआ कि हमारा लंग्स का वॉल्यूम बढ़ा, इसीलिए क्या हुआ कि बाहर का प्रेशर क्या हो गया, ज्यादा हो गया लंग्स की अपेक्षा। अब क्या हो गया, रेसेस करने लगा, हवा अंदर आने लगा, हमारा लंग्स में चला गया। ये प्रोसेस था इंस्पायरेशन। और कैसा इंस्पायरेशन, नॉर्मल, क्वाइट, हम लोग को पता भी नहीं चलता है, सांसें लेते हैं तो नहीं पता चलता। अब बाबू अगला प्रोसेस है फोर्सफुल इंस्पायरेशन। फोर्सफुली इंस्पायरेशन का मतलब हुआ सांस तो नॉर्मल ले रहे, तुम लोग को पता नहीं चल रहा है, लेकिन सांस नॉर्मल ले रहे हैं, अब चाहेंगे तो इसके बाद भी हम सांस ले सकते हैं। लिए सांस और लिए सांस है, क्लियर बात है? तो हम लोग नॉर्मल से ज्यादा भी सांस लेते हैं, तो वैसा इंस्पायरेशन जो नॉर्मल के बियॉन्ड जाए, बाद में हो, वो कहलाएगा फोर्सफुली, जबरदस्ती ले रहे हैं सांस। क्लियर बात है? क्या कर रहे हैं, जबरदस्ती ले रहे हैं, जबरदस्ती ले रहे हैं। कोई दिक्कत? इस ऐसा क्यों होगा बाबू कि इसमें और भी ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा डायफ्राम, वो हमारा रिब केज और बढ़ जाएगा। साथ ही साथ क्या होगा, इंस्पायरेटरी मसल्स क्या हो जाएगा, पुल कर लेगा इस रिब केज को और ऊपर की तरफ। ये तक समझ में आया? ये भी क्या होगा, एक्टिव। इतना काम करने के लिए क्या लगना चाहिए, एनर्जी लगेगा, तभी तो काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इसलिए क्या, हैवी प्रोसेस, एक्टिव है। अगला आता है नॉर्मल क्वाइट एक्सपायरेशन। नॉर्मल क्वाइट एक्सपायरेशन ये क्या होता है बाबू, तो नॉर्मल क्वाइट एक्सपायरेशन उसको बोलते हैं जिसमें हम लोग नॉर्मली हवा बाहर छोड़ते हैं। मतलब क्या होगा कि इसमें क्या होगा, प्रेशर बाहर क्या होना चाहिए, कम, और अंदर ज्यादा, तभी तो जाएगा ना। जैसे कि हम लोग सिरिंज लेते हैं, उसमें पहले अंदर क्या करते हैं, किसी खींच लें किसी चीज को, और बाहर खाली जगह है, बाहर से दबाते हैं, अंदर पटाख से बाहर निकल जाता है सब। क्यों? क्योंकि बाहर क्या है, प्रेशर है ही नहीं, कम का है, बहुत कम है सिरिंज की अपेक्षा। वैसे ही क्या होगा, हमको बाहर क्या करना पड़ेगा, अंदर प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा बाहर की अपेक्षा। बाहर तो कांस्टेंट रहेगा हरदम। तो हुआ कैसे कि जो हमारा डायफ्राम था, जो कॉन्ट्रैक्ट किया था, वो क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। फिर से मुड़ गया। हमारा जो रिब केस था वो क्या हो गया, फिर से नीचे आ गया। क्लियर आता है? अब जैसे ही हमारा डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट था तो रिलैक्स हो गया, तो क्या हो गया, फिर स्पेस इतना घट गया। अब हमारा रिब केज फिर नॉर्मल हो गया, तो क्या हो गया, वॉल्यूम हमारा लंग्स से क्या हो गया, कम हो गया। अब वॉल्यूम लंग्स का कम हुआ, इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ वॉल्यूम लंग्स का कम होने के कारण कि प्रेशर यहां बढ़ गया, प्रेशर बढ़ गया। प्रेशर जैसे ही बढ़ा अंदर का, तो हवा क्या करेगा, बाहर आने का कोशिश करने लगेगा, और हवा बाहर आ गया। ये क्योंकि अपना नॉर्मल पोजीशन में जा रहा था डायफ्राम और रिब केज, तो इसमें एनर्जी नहीं लगता है नॉर्मल प्लेस में जाने में, नॉर्मल जगह पे आके जमा हो गया। क्लियर बात है? अब एक जगह आ गया ऐसा, अब क्या हुआ बाबू कि ऐसे आके रुक गया, ऊपर से पूरा वॉल्यूम क्या हो गया, घट गया, और हवा बाहर निकल गया प्रेशर ज्यादा होने के कारण। तो क्या हो गया, पैसे, एनर्जी लग ही नहीं रहा इसमें, इस प्रोसेस में एनर्जी नहीं लगता है। लेकिन फिर वही फोर्स एक्सपायरेशन या फिर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। अब क्या हो गया, हवा तो हम लोग नॉर्मल छोड़ते हैं, लेकिन इसके बाद भी चाहे तो हम लोग छोड़ सकते हैं, छोड़ सकते हैं। क्लियर बात है? क्लियर बात है? छोड़ सकते हैं इसके बाद भी। इसमें वही होगा फिर कि हमारा और भी ज्यादा हम लोग क्या करेंगे, एब्डोमेन का जो मसल्स होगा, पेट का जो मसल्स होगा, उसको भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। हवा छोड़ते हैं तो पेट अंदर चिपक जाता है, तो एब्डोमेन का मसल्स भी है वो कहां चला जाएगा, अंदर चला जाएगा, और प्रेशर जनरेट करेगा और हवा बाहर निकलेगा। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम अंदर कम होता जाएगा। क्लियर बात हुआ? तो हम लोग देखें मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, इसमें हुआ क्या कि नेगेटिव प्रेशर तो रहेगा ही पर रहेगा, लंग्स हमारा क्या रहेगा, यहाँ पे एयर टाइट में जगह पे स्पेस पे रहेगा, और दोनों लंग्स के बीच में कुछ स्पेस बचा था, उसको हम लोग मीडियास्टर्नम बोल रहे थे।
अब बाबू इसके आगे था कि नॉर्मल क्वाइट इंस्पायरेशन उसको बोलते हैं जिसमें क्या होगा कि डायफ्राम हमारा क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा और स्पेस बढ़ जाएगा एंटीरियर पोस्टीरियर। अब रिब केज हमारा फैलेगा, ऐसे ऊपर की तरफ उठेगा और उसको क्या बोलेंगे हम लोग, वो डोर्सरी वेंट्रली स्पेस बढ़ा दिया। अब स्पेस बढ़ने के कारण क्या हुआ कि वहां का प्रेशर बहुत कम हो गया और बाहर से हवा रैसेस करके अंदर आ गया। अब क्या हो गया, उतना ही तो हम लोग नॉर्मल ले रहे हैं, पता नहीं चल रहा है, लेकिन इसमें एनर्जी लग रहा है, एक्टिव प्रोसेस है। लेकिन नॉर्मल हम लोग ब्रीथिंग करते हैं, उसके बाद भी हम लोग ब्रेथ ले सकते हैं, हवा को अंदर ले सकते हैं, इंस्पायरेशन कर सकते हैं। उस प्रोसेस को हम लोग बोले फोर्सफुली, मतलब जबरदस्ती ले रहे हैं। और इसमें भी क्या होगा, डायफ्राम और फैल जाएगा और क्या होगा, हमारा इंस्पायरेशन मसल और स्ट्रेच हो जाएगा। इसमें भी क्या होगा, एनर्जी लगेगा, एक्टिव प्रोसेस है। अब नॉर्मल क्वाइट एक्सपायरेशन मतलब हर एक जो मसल्स था वो अपना पोजीशन में आना शुरू हो जाएगा और अपना पोजीशन में आने के लिए उसको एनर्जी की जरूरत नहीं होता है, तो क्या होगा, पैसिव प्रोसेस होगा। और जैसे ही अपना पोजीशन में आएगा तो क्या होगा, इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, वॉल्यूम कम होगा तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ेगा तो हवा बाहर। और फोर्सफुली एक्सपायरेशन इसको बोलेंगे। फोर्सफुली मतलब अंदर को जैसे ही हम लोग पूरा कॉन्ट्रैक्ट कर दिए और अब्डोमिनल मसल्स भी लगा के, तो और भी ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और अंदर और भी वॉल्यूम कम होगा और इसके कारण क्या होगा, हवा बाहर निकल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब बाबू आगे देखते हैं हम लोग, आगे आ गया क्या कि इसमें क्या होता है, कितना कितना हवा कहां कहां जाता है और कौन कौन सा रिस्पायरेशन क्या क्या बोलते हैं, देखते हैं हम लोग। बाबू देखते हैं कि हम लोग लंग्स को हम लोग कॉमनली बोलते हैं पल्मोनरी, ठीक है, पल्मोनरी। अब इसमें क्या होगा बाबू, इसमें क्या होगा कि जो लंग्स का होगा, हर चीज को नापने के लिए एक मेजरमेंट चाहिए ना, एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए ना। जैसे कि बुखार नापने के लिए बॉडी का टेम्परेचर नापने के लिए क्या चाहिए, थर्मामीटर चाहिए। वैसे ही बॉडी को नापने के लिए क्या चाहिए, स्पायरोमीटर। क्या चाहिए, स्पायरोमीटर। जो लंग्स के अंदर हम लोग हवा लिए थे उसको मापने के लिए क्या चाहिए, स्पायरोमीटर। तो लंग्स के अंदर कितना हवा है उसको नापेगा, उसको इंस्ट्रूमेंट क्या बोलेंगे, स्पायरोमीटर। क्लियर बात है, स्पायरोमीटर बोलेंगे। अब बाबू वैसा हवा दूसरा आता है, यहां पे एक पॉइंट आता है टाइडल वॉल्यूम। क्या वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। कैसा वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम किसको बोलते हैं। सबसे बड़ी बात आता है कि हाँ चलो ठीक है, टाइडल वॉल्यूम होता क्या है। तो वैसा हवा जो हम लोग कॉमनली ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, हर समय ले रहे हैं, हर समय छोड़ रहे हैं, हर समय ले रहे हैं, हर समय छोड़ रहे हैं, ऐसे ये हवा क्या होगा, टाइडल वॉल्यूम। क्लियर बातें हैं। और क्या होता है बाबू कि टाइडल वॉल्यूम जो होता है मतलब एक बार हम लोग जो नॉर्मल हवा ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, उसको अगर हम लोग मेजर करते हैं तो वो लगभग 500 ml के बराबर होता है। कितना होता है, 500 ml के बराबर। क्लियर बातें हैं। अब एक बातें और देखते हैं कि अगर मान लो कि ये हमारा बाहर वाला हिस्सा है, एक्सटीरियर पार्ट, और ये नीचे आ जाता है अगर जहां से एल्वोलाई का फॉर्मेशन होता है, इधर नाक, इधर वाले हिस्सा में नाक सब आ जाएगा, इधर वहां पे वो हिस्सा आ जाएगा जहां पे क्या हो रहा है कि हमारा हवा क्या कर रहा है, बॉडी के साथ क्या कर रहा है, डिफ्यूज हो रहा है, मतलब बदल रहा है, मतलब आगे पीछे कर रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड अंदर या फिर कार्बन डाइऑक्साइड अंदर से बाहर और ऑक्सीजन बाहर से अंदर जा रहा है, ऐसा हो रहा है। तो क्या होता है बाबू कि इतना स्पेस में भी तो कुछ हवा रह जाएगा। तो 500 में से लगभग 150 ml, कितना, 150 ml हवा बाहर वाला हिस्सा में रह जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डेड स्पेस वॉल्यूम। क्लियर बात है, क्या, डेड स्पेस वॉल्यूम। और लगभग बचा हुआ 350 ml क्या करेगा, हमारा एल्वेओलाई में जाएगा। नहीं समझे, यही हवा क्या करेगा, हमारा बदली करेगा। क्लियर बातें हो गया, इधर तक समझ आया क्या होता है। 150 लगभग नाक, इधर फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ये सब में रहते रह जाएगा कितना, 150 ml, लगभग 350 अंदर जाएगा। क्लियर बात हो गया, इधर समझ आया। जो हम लोग नॉर्मल एक बार हवा ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, उसका वॉल्यूम कितना है, 500 ml, उसमें से 150 तो बाहर ही रह जा रहा है। अब बाबू इसमें क्या होता है कि हम लोग लगभग 1 मिनट में 12 बार, 12 टाइम क्या करते हैं, हवा लेते हैं, हवा छोड़ते हैं, हवा लेते हैं, हवा छोड़ते हैं। 12 पॉइंट कुछ होता है, रहने दो बातें, 12.18 ऐसे बोला जाता है टाइम्स, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे भी 12। क्लियर बातें हैं। और एक बार सांस लेने में हम लोग 500 ml हवा अंदर ले लेते हैं। तो अगर 12 बार लेंगे 500 ml बाबू,
500 ml तो क्या होगा, क्या हो जाएगा, 6 लीटर हो जाएगा हवा, 6 लीटर हवा हो जाएगा, लगभग 6 लीटर हवा हो जाएगा। तो लगभग 1 मिनट में हम लोग 6 लीटर हवा को अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं। इतना तो कोई दिक्कत नहीं। अब बाबू अगला पॉइंट आता है क्या, इंस्पायरेशन रिजर्व वॉल्यूम। क्या बोलते हैं, इंस्पायरेशन रिजर्व वॉल्यूम। इसी को हम लोग एक दूसरा नाम से जानते हैं, उसको बोलते हैं कंप्लीमेंट्री एयर। क्या बोलते हैं, कंप्लीमेंट्री एयर। किसको, इंस्पायरेशन रिजर्व वॉल्यूम को। ये होता क्या है, ये वो हवा का वॉल्यूम होता है, वो वैसा एयर का वॉल्यूम होता है जो कि हम लोग नॉर्मल के बियॉन्ड ले। जैसे हम लोग नॉर्मल सांसें ले रहे थे, लगभग 5500 ml ले रहे हैं, और उसके 500 लेने के बाद कर रहे हैं, ये क्या हो गया, इंस्पायरेशन रिजर्व वॉल्यूम। जबरदस्ती फोर्सफुली जो इनहेल कर रहे थे, ये लगभग 2500 से 3000 ml तक लेते हैं। मतलब 2.5 से 3 लीटर हवा हम फोर्सफुली अंदर ले सकते हैं। क्लियर बातें हैं, इधर तक समझ में आ गया कि हम लोग नॉर्मल हवा अंदर बाहर लेते हैं, एक टाइम में वो 500 ml है और 1 मिनट में लगभग 6 लीटर के आसपास है। और एक बार जो हम लोग ले रहे हैं, तो इंस्पायरेशन जो नॉर्मल होता है उसके बियॉन्ड जो लेते हैं, एक बार में 250 से 2500 से लेकर 3000 ml तक अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं। क्लियर बात है। अब बाबू क्या होता है, अगला आता है हमारा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब हम लोग हवा तो जबरदस्ती ले लिए, छोड़ दिए, छोड़े नॉर्मल, जो क्या हो गया, टाइडल वॉल्यूम। नॉर्मल के बाद भी छोड़ते हैं, इस हवा को बोलेंगे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और ये लगभग 1000 से लेके 1100 ml तक होता है। कितना होता है, 1000 से लेके 1100 ml तक होता है। अब इसके बाद होता है रेसिड्यूअल वॉल्यूम। रेसिड्यूअल वॉल्यूम वैसा हवा होता है कि जो नॉर्मल लिए, नॉर्मल छोड़े टाइडल, जबरदस्ती लिए, क्या हो गया, इंस्पायरेशन रिजर्व, जबरदस्ती छोड़े, क्या हो गया, एक्सपायरेशन रिजर्व। अब इतना छोड़ने के बाद भी कुछ हवा हमारे लंग्स में बचा हुआ रह जाता है, बिल्कुल चिपक नहीं जाता है, बिल्कुल नहीं चिपक जाता है, उसको बोलेंगे हम लोग क्या, रेसिड्यूअल वॉल्यूम। क्या बोलेंगे, रेसिड्यूअल वॉल्यूम। और रेसिड्यूअल वॉल्यूम क्या है कि वैसा हवा जो हरदम रहेगा, फोर्सफुली एक्सपायरेशन के बाद भी अगर कोई हवा रह जा रहा है, वो कौन सा है, रेसिड्यूअल। कोई दिक्कत नहीं। ये लगभग कितना हो जाएगा, 1100 से 1200 ml। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखते हैं बाबू, अगला ये हो गया। अगला क्या है, अगला बाबू हम लोग देखते हैं कि किसका कितना कैपेसिटी है। तो बाबू हम लोग देखे थे टीवी, क्या हो गया, टीवी क्या है, टाइडल वॉल्यूम। आईआरपी क्या है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ईआरपी क्या है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। आरबी क्या है, रेसिड्यूअल वॉल्यूम। मतलब जो बचा हुआ हवा था लंग्स में हरदम रहता था। टीवी क्या हो जाएगा, टाइडल वॉल्यूम। आईआरयू इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ईआरयू एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और बोलता है टोटल लंग्स कैपेसिटी। इसमें क्या होगा, टाइडल, इंस्पायरेटरी, आरयू। देखते हैं होता क्या क्या। अब बोलेगा वो पहला इसमें बोलता है क्या, पहला इसमें बोल रहा है, पहला इसमें बोल रहा है बाबू इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। मतलब हम इंस्पायर कितना कर सकते हैं हवा को, कितना अंदर ले सकते हैं हवा को। तो एक तो नॉर्मल ले रहे हैं 5500 ml, वो क्या हो गया, टाइडल वॉल्यूम। और उसके बाद फोर्सफुली ले रहे हैं, वो भी तो आएगा ना, कैपेसिटी तो हमारा वो भी है। तब क्या होगा, टाइडल वॉल्यूम तो होगा ही होगा, प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्लियर बात है, क्लियर बात है, नहीं समझे। अब बाबू हम लोग देखे थे कि टाइडल वॉल्यूम लगभग 500 था और ये लगभग 2500 से 3000 था। दोनों को जोड़ देंगे वो क्या हो जाएगा, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। अब दूसरा आता है क्या, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या होगा,
कि जो नॉर्मल हवा छोड़ रहे हैं, मतलब टाइडल वॉल्यूम, ठीक है, और साथ ही साथ जबरदस्ती छोड़ रहे हैं 1000 से लेके 1100 तक ml, 500 आए, दोनों जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। उसके बाद आएगा बाबू क्या? फंक्शनल रेसिड्यूअल वॉल्यूम। क्या? फंक्शनल रेसिड्यूअल वॉल्यूम। इसमें क्या होगा कि वैसा हवा जो क्या करते हैं हम लोग कि नॉर्मल ब्रेथ आउट कर दिए हैं, उसके बाद हमारे पास बचा हुआ है, सांस लिए छोड़ दिया, अब कौन सा हवा बचा हुआ हमारे अंदर? एक्सपायर, मतलब जो फोर्सफुली एक्सहेल कर रहे थे, और साथ ही साथ रेसिड्यूअल वॉल्यूम। कौन कौन सा हो जाएगा? जो फोर्सफुली एक्सहेल कर रहे थे और रेसिड्यूअल वॉल्यूम जो बचा हुआ था हवा। उसके बाद बाबू आ जाएगा कौन सा? वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी किसको बोलते हैं? वाइटल कैपेसिटी वैसा कैपेसिटी होगा जिसमें क्या होगा कि हमारा कितना हवा अंदर एक बार में ले सकते हैं और बाहर ले सकते हैं, मतलब कि वो हवा का वॉल्यूम जो कि फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद अंदर ले। मतलब एक बार फोर्सफुली हम लोग हवा को निकाल दिए, पहले के लेंगे क्या? जो फोर्सफुली निकाले थे उसको भी तो भरेंगे, वो वाला, मतलब एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को भरे। उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग नॉर्मल ब्रीथिंग किया, मतलब टाइडल वॉल्यूम। उसके बाद क्या करेंगे? जबरदस्ती हवा को अंदर लेंगे, तो क्या हो गया? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो तीनों मिला के जो बनेगा उसको क्या बोलेंगे? वाइटल कैपेसिटी। कौन सा? वैसा एयर का वॉल्यूम जो कि फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद फोर्सफुल इंस्पायरेशन तक जो हवा का वॉल्यूम लिया गया उसको वाइटल कैपेसिटी बोलेंगे। कोई दिक्कत? अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं क्या? टोटल लंग्स कैपेसिटी। लंग्स कैपेसिटी कितना हो सकता है? लंग्स कैपेसिटी क्या होगा? टाइडल वॉल्यूम, उसके बाद इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और फिर रेसिड्यूअल। नहीं, क्लियर बात है? इसमें कोई डाउट नहीं? क्लियर बात है? अगला देखते हैं बाबू। अब बाबू देख लिए हम लोग, कुछ बातें देखें कि हम लोग हवा ले लिए थे नाक में, ऐसे से पूरा प्रोसेस होते जा गया था, नाक से अंदर हुआ, उसके बाद नेजल कैविटी, नेजल कैविटी के बाद अंदर आया फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद 2 भाग में बटा, उसके बाद 2 भाग बट के बहुत सारा बट गया, लगभग उसका पूरा अगर मेम्ब्रेन को हम फैला दे रहे थे तो 80 मीटर स्क्वायर के आसपास आ रहा था। अब उसमें क्या कर रहे थे? देखें कैसे प्रेशर अंदर बढ़ रहा है तो हवा बाहर आ रहा है, और कैसे प्रेशर कम हो रहा है तो हवा अंदर चला जा रहा है। क्लियर बात है? देखें उसके बाद कि वॉल्यूम कितना कितना हमारा लंग्स कैसे कैसे एडजस्ट कर रहा था, कहां कहां पे। अब बाबू देखें कि अब हमारा चला गया हवा, तो हवा को हमारे बाहर का हवा लंग्स में चला गया है, बैलून में चला गया है। अब बैलून के बाद भी हमारा बॉडी में तो जाना चाहिए, क्योंकि हमको बॉडी का अल्टीमेटली क्या है? हमारे बॉडी के हर एक पार्ट्स में जाना चाहिए हवा। तो उसके लिए क्या होना पड़ेगा? सबसे पहले उसको हमारे ब्लड के साथ मिक्स होना पड़ेगा, यानी कुछ हवा क्या करेगा? इस बैलून को क्रॉस करेगा और हमारे ब्लड में मिल जाएगा और हर एक बॉडी पार्ट में फैलाएगा, उसको फैलाएगा ना। क्लियर बातें हैं? क्लियर बात है। तो अब बोल रहा है बाबू कि जो हवा जो है अंदर जाएगा, कौन सा प्रोसेस से अंदर जाएगा? बाहर आएगा, डिफ्यूजन। मेम्ब्रेन से क्या करेगा? डिफ्यूज करेगा। डिफ्यूज करेगा, या तो अंदर डिफ्यूज कर सकता है या फिर बाहर डिफ्यूज कर सकता है। क्लियर बातें हो? या तो अंदर करेगा, या बोल रहा है कि जो हवा डिफ्यूज हो रहा है बॉडी के अंदर और बॉडी के बाहर, यानी लंग्स वाला में पूरा बैलून में, वो किस किस चीज पर डिपेंड करता है? पहला सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है उसको बोलते हैं प्रेशर, पार्शियल प्रेशर। अब ये मेन चीज डिपेंड करता है कि जो हम गैस को अंदर लिए थे, एयर को अंदर लिए थे, उसमें हमारा जो गैस प्रेजेंट है उसका क्या प्रेशर है। नहीं समझे? क्लियर बात है? हमारा सबसे पहले क्या डिपेंड करेगा? प्रेशर पे डिपेंड करेगा कि हमारे लंग्स में क्या प्रेशर है उस एयर का। साथ ही साथ दूसरा चीज, थिकनेस ऑफ डिफ्यूजिंग मेम्ब्रेन। डिफ्यूज मतलब क्या हो गया कि हमारा लास्ट वाला, मान लो कि पंप ए है और इसके लास्ट में क्या लगा है? यहाँ पे बैलून लगा हुआ है। बैलून लगा हुआ है, बैलून का कुछ थिकनेस होगा, कुछ थिकनेस होगा, कुछ थिकनेस होगा, कुछ थिकनेस होगा। क्लियर बातें हैं? अब कह रहा है कि यहां से इसको क्रॉस करना है, क्रॉस करना है। इधर हमारा क्या रहेगा? ब्लड वेसल्स रहेगा। यहां क्या रहेगा? इसमें ब्लड रहेगा, ब्लड रहेगा। पहला चीज बोल रहा है कि इसमें प्रेशर कितना रहेगा?
इसमें सबसे पहले प्रेशर कितना रहेगा। दूसरा बात है ए बाबू कि अगर प्रेशर कुछ है, प्रेशर इसमें अगर है, तब इसमें दूसरा बात बोल रहा है कि ये जो मेम्ब्रेन है, ये दोनों जो मेम्ब्रेन है, इसका थिकनेस कितना है, इसका थिकनेस कितना है। जहां पे थिकनेस कम रहेगा वहां पे डिफ्यूजन ज्यादा होगा, और जहां पे थिकनेस ज्यादा होगा वहां पे डिफ्यूजन कम होगा। तो दोनों मेम्ब्रेन के थिकनेस पे भी डिपेंड करेगा। क्यों, यहां से ऑक्सीजन को क्या करना है, यहां आना है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो यहां था इसको कहां जाना है, यहां आना है, एल्वेओलाई में आना है। अरे इसको ऑक्सीजन को ब्लड वेसल्स में जाना है। क्लियर बातें हो। और तीसरी सबसे ये भी महत्वपूर्ण बात है कि वो कितना सॉल्युबल है, किसके साथ, ब्लड के साथ, ब्लड के साथ, ब्लड के साथ। वो जो मेरा गैस है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये सब कितना सॉल्युबल है। क्लियर बातें है। तो बाबू सॉल्युबिलिटी की बात करें तो जो ऑक्सीजन होता है, हमारा ऑक्सीजन होता है, वो बहुत कम सॉल्युबल होता है कार्बन डाइऑक्साइड के अपेक्षा। कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 20 गुना ज्यादा सॉल्युबल होता है ब्लड में ऑक्सीजन से। क्लियर बातें हो। तो हमारा क्या है, मेम्ब्रेन हमारा क्या मतलब गैस का जो डिफ्यूजन है तीन बातों पे डिपेंड करेगा। एक को बोलेंगे पार्शियल प्रेशर, दूसरा बोलेंगे थिकनेस ऑफ डिफ्यूजिंग मेम्ब्रेन, और तीसरा क्या बोलेंगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। इतना कोई दिक्कत, इतना कोई दिक्कत बाबू नहीं। अगला देखते हैं, अगला देखते हैं। अब अगला है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैस। अब हम देखें कि हमारा हवा तो एल्वेओलाई में आ गया, भर गया। अब उसके बाद क्या हो गया कि हमारा देख लें कि कैसे डिफ्यूजन होगा। डिफ्यूजन भी हो गया, CO2 को बाहर आना था, आ गया एल्वेओलाई में, एल्वेओलाई से अंदर चला गया ऑक्सीजन। अब इसके बाद अब देखते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा। तो जो हमारे जो वेसल्स था, ये वेसल्स था हमारा ब्लड वेसल्स, और इधर आके हमारा एल्वेओलाई था, ये एल्वेओलाई था, इसके बीच में कुछ जगह था, मेम्ब्रेन था, बाउंड्री था, क्रॉस कर रहा था। अब एक बात है और, लंग्स में हमारा क्या होता है, कैपिलरी यानी ब्लड वेसल्स लगभग बहुत ज्यादा होता है, डेंस होता है। क्यों, यही तो करेगा गैस का एक्सचेंज, एक्सचेंज यही तो कर रहा है। तो क्या होगा, हमारे लंग्स में एकदम काफी ज्यादा ब्लड का सर्कुलेशन होता है, ब्लड वेसल्स का सर्कुलेशन होता है, बोलो तो कैपिलरी का सर्कुलेशन होता है। कोई दिक्कत नहीं, इधर तो कोई दिक्कत नहीं। अब इधर तक देख लिया बाबू हम लोग। अब इसके बाद एक बात और है कि अब ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा। तो इसमें ब्लड हमारा क्या है, मिक्सचर है बहुत सारा चीज का, जैसे कि इसमें है आरबीसी, क्या है आरबीसी, इसमें है डब्ल्यूबीसी, इसमें है प्लेटलेट्स, इसमें है प्लाज्मा। क्लियर बात है, नहीं समझे, बहुत सारा सब्सटेंस ब्लड में मिला हुआ। अब उसमें से क्या होगा, जो ऑक्सीजन हमारा डिफ्यूज किया था, ऑक्सीजन अंदर आया था, कौन आया था, ऑक्सीजन अंदर आया था, वो क्या करेगा, लगभग 3% ऑक्सीजन प्लाज्मा के साथ मिल जाता है, प्लाज्मा के साथ मिल जाएगा और चलना शुरू कर देगा। अब एक जो गैस अंदर आया, वो एक गाड़ी ले लिया, किसका नाम का, प्लाज्मा नाम पे, उस पर बैठा और सभी जगह हमारे बॉडी में ट्रेवल करेगा, जहां पे जरूरत होगा वहां पे उतर जाएगा वो। अगर मान लो कि हमारे इस फिंगर के पास हमारा ऑक्सीजन की जरूरत है, तो प्लाज्मा में बैठ के आ रहा है मस्त, यहां पे आया उतर गया, बात खत्म। लेकिन जो बहुत बड़ा हिस्सा 97%, कितना 97%, एक बात लिखा ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में आएगा। किसके रूप में, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब देखते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता क्या है, ठीक है, देखते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता क्या। अब बाबू हम लोग देखें कि हमारे पास क्या था, आरबीसी, क्या था, आरबीसी था, हमारे पास था आरबीसी। क्या बात है, आरबीसी के अंदर एक कुछ होता है आयरन का सबस्टांस, उसको बोलते हैं हेमोग्लोबिन, इसको शॉर्ट में लिखते हैं एचबी। क्या बोलते हैं, हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन। और एक आरबीसी में जो हेमोग्लोबिन होता है वो क्या करता है, 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को कैरी कर सकता है। कितना को, 4 को। आरबीसी मान लो कि एक क्या है कि एक ई रिक्शा है, एक गाड़ी है, ऑटो है,
अब क्या करेगा, इसको ले जाना है हर एक बॉडी पार्ट्स में, हर एक जंक्शन पे ले जाना है, हर एक स्टॉपेज पे ले जाना है, और एक 4 ठो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी कर सकता है, 4 व्यक्ति को ले जा सकता है। अब बात सुनते हैं। अब इसमें ये बातें हैं कि पहले एक बात और देख लेते हैं कि जब ऑक्सीजन हमारा ये हेमोग्लोबिन के साथ बैठ जाता है, हेमोग्लोबिन पे बैठ जाता है, उसी को बोलते हैं ऑक्सी हेमोग्लोबिन। क्लियर बात है? और लगभग 97% ऑक्सीजन को जो ट्रांसपोर्ट करता है वो कौन करता है? हेमोग्लोबिन, मतलब आरबीसी। क्लियर बात है? अब बाबू एक बात सोचो तुम कि अगर एक गाड़ी है जिसमें 4 व्यक्ति का बैठने का रास्ता मतलब जगह है और बैठे कहीं जा सकता है, अब क्या हो गया कि एक ई रिक्शा आ रहा है, एक ऑटो आ रहा है और वो बिल्कुल खाली है, तो तुम बैठोगे, सोचोगे आगे रोकते ले जाएगा, पता नहीं क्या होगा, कहां ले जाएगा, रोकेगा, फिर नहीं ले जाएगा, 100 तरह की बातें दिमाग में आएगा। वैसे ही क्या होता है, ऑक्सीजन भी जो होता है पहली बार में हेमोग्लोबिन के पास उतना रिएक्ट नहीं करना चाहता, उतना इसके पर बैठने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है। लेकिन दूसरी बात सोचो कि अगर उधर से ऑटो रिक्शा आ रहा है और उस पर तुम्हारा एक दोस्त बैठा हुआ है, तुम भी बैठ जाओगे। दूसरा, उस पर 2 दोस्त बैठा हुआ है, तुम्हारा थोड़ा और मन करेगा। उस पर 3 दोस्त बैठा हुआ है तुम्हारा, तुम जल्दी से दौड़ के जाओगे, उस पर बैठ जाओगे। मतलब जितना तुम्हारा वो ई रिक्शा ऑटो जितना भरा हुआ रहेगा, उतना जल्दी तुम बैठने का कोशिश करोगे उस पर और जल्दी से भागने का कोशिश करोगे। वे हम बताना यहां पे ये चाह रहे थे कि इसमें क्या करता है कि एक आरबीसी 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का ले आता है, लेकिन जैसे इस पे 4 ऑक्सीजन को मॉलिक्यूल को ले जा सकता है, लेकिन इसमें होता क्या है बाबू कि जैसे एक मॉलिक्यूल बढ़ेगा, इसका एफिनिटी बढ़ जाएगा एफिनिटी 2 मॉलिक्यूल में। क्लियर बात है? इसका एफिनिटी और बढ़ गया ऑक्सीजन के प्रति, तीसरा मॉलिक्यूल और आसानी से बैठ जाएगा। अब ये और ज्यादा एफिनिटी रख लिया, चौथा मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का बहुत आराम से बैठ जाएगा। तो जैसे जैसे इस पे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बैठ रहा है, उसका एफिनिटी बढ़ता जा रहा है। किसका? ऑक्सीजन का, आरबीसी को लेके, हेमोग्लोबिन को लेके। क्लियर बात है? ठीक है। और इसका जहां जरूरत होगा वहां उतर जाएगा। हो सकता है हमारे फिंगर में, हमारा ब्रेन में, किसी भी बॉडी पार्ट में ऑक्सीजन की जरूरत होगा, उतरता चला जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर बात हो गया? हम लोग देखें क्या क्या हुआ यहाँ पे। अब बाबू हम लोग देख लें कि उतर गया, लेकिन एक बात यहाँ पे देखो कि क्या हम लोग ऑटो पे बैठते हैं तो क्या उससे चिपक जाते हैं? नहीं। उससे रिलेशन बना लेते हैं? नहीं। उस पे बैठते हैं, जहां जगह आता है उतर जाते हैं। वैसे ही ऑक्सीजन तो यहां पे आके बैठ गया, लेकिन क्या करता है, हेमोग्लोबिन के साथ कभी भी रिएक्ट नहीं करता है। ऑक्सीजन जो है हेमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। करेगा क्या? ये सिर्फ बैठा हुआ रहेगा, चिपका हुआ रहेगा, जहां जरूरत पड़ेगा उतर जाएगा। इसीलिए इस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन नहीं बोलते हैं। क्यों? क्योंकि रिएक्ट नहीं कर रहा है, ये सिर्फ बैठा हुआ है। इसको इसीलिए इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजनेशन। क्या बोलते हैं? ऑक्सीजनेशन प्रोसेस। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। क्लियर बातें हो गई। अब बाबू अगला बात आता है इसमें ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। किसको? कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन। लगभग क्या होता है बाबू, 7% क्या होता है, जो CO2 रहता है हमारे बॉडी में अलग अलग पार्ट में जो बना हुआ रहता है, वो क्या करता है, प्लाज्मा के साथ मिल जाता है, प्लाज्मा में बैठता है, चल लेता है। लगभग कितना? 7%। और 23% लगभग किस पे बैठता है? आरबीसी पे, मतलब कि हेमोग्लोबिन पे। क्लियर बात है? हेमोग्लोबिन पे। और जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो ट्रांसपोर्ट होकर बाहर निकालता है, किसके थ्रू? बाइकार्बोनेट के थ्रू। किसके थ्रू? बाइकार्बोनेट। % प्लाज्मा के साथ, 23% हेमोग्लोबिन पे बैठ के, और 70% बाइकार्बोनेट के साथ। कोई दिक्कत नहीं?
क्लियर बात हो गया, यहां तक सब सही है। अब हम लोग बाबू देखें कि हम लोग सांसें लिए, इसमें कुछ स्ट्रक्चर देख लिए थे कि नेजल कैविटी कुछ होता है, फेरिंग्स लैरिंग्स हो जाता है, हवा चला गया अंदर, अब वहां पर डिफ्यूजन होना है बीच में हमारे बॉडी में जाने के लिए, बाहर आने के लिए डिफ्यूजन पे लिए तीन फैक्टर डिपेंड करता था, वो तीनों फैक्टर देख लिए थे। उसके बाद देखे कि हमारा लंग्स का वॉल्यूम कितना है, उसके बाद देखे कि हमारे बॉडी में वो ट्रेवल कैसे करेगा, हर एक जगह पे जाएगा कैसे। क्लियर बात है, नहीं समझ आया, क्लियर बात है इधर तक बाबू, यहां तक देख लेते बाबू हम लोग। अब हम लोग क्या देखेंगे यहां पे, अब एक बात हम लोग देखते हैं यहां पे कि यहाँ पे कैसे कैसे ट्रांसपोर्टेशन हुआ, कहाँ कहाँ से जाता है। तो नॉर्मल ब्रीफ देख लेते हैं हम लोग, हार्ट बनाते हैं तब बढ़िया सा हार्ट हो गया, ठीक है। इसमें कितना 4 हिस्सा रहता है, क्लियर बात है, क्लियर बात है। अब बाबू इसको हम लोग डोनेट करते हैं RT, इधर करते हैं LT, यहां करेंगे क्या राइट लेफ्ट दोनों हो गया, ऑरिकल वेंट्रिकल, क्लियर बात है, ऑरिकल वेंट्रिकल, क्लियर बात है ना। ब्लड सर्कुलेशन पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे आगे भी कि अगर पढ़े हो तो राइट ऑरिकल वेंट्रिकल हो गया, लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। अब बाबू क्या होता है कि यहां से एक पंप निकलेगा, ऐसे आ जाएगा आगे, कहां तक पहले बना लेते फिर बताते हैं, ठीक। अब देखो ये हमारा क्या हो गया, बॉडी पार्ट, क्या हो गया बॉडी पार्ट, क्लियर बात है। अब वैसा स्ट्रक्चर, वैसा नर्व, वैसा नस हमारा जो कि हमारे बॉडी में पहुंचाता है ब्लड को, जो शुरू में रहता है उसको हम लोग बोलते हैं आयोटा, क्या बोलते हैं आयोटा, क्लियर बात है। अब बाबू जो कि ब्लड इधर आ रहा है, ठीक है, अब जो ब्लड को क्या करता है बॉडी से लंग्स तक ले आता है उसको बोलते हैं वेना केवा, वेना केवा, क्लियर बात है। अब बाबू उसमें क्या होता है, जो यहां से एक ए निकला है हमारे नीचे से ऊपर ऑर्गल की तरफ ले जाता है, हार्ट से ही, कहां होते हुए लंग्स से होते हुए, यहां पे क्या है लंग्स तक ले जाता है, उसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। और जो लंग्स से क्या करता है कि नीचे हार्ट तक फिर ले जाता है उसको बोलते हैं पल्मोनरी वेन। अब देखो यहां से हमारा पल्मोनरी आर्टरी क्या करेगा, ले जाएगा हवा को, ठीक है। अब देखो पहले यहां से लंग्स के पास पहले आया, ठीक है, एक आ गया, ठीक है। अब इसके पास क्या रहेगा, CO2 का अमाउंट बहुत ज्यादा रहेगा, CO2 यहां पे लंग्स के पास बहुत ज्यादा है, तो क्या होगा CO2 लंग्स में आ जाएगा और लंग्स में जो ऑक्सीजन था उसमें आ जाएगा, क्लियर बात है। अब पल्मोनरी वेन यहां के पास शुरू होता है, पल्मोनरी वेन में क्या आ गया, वैसा ब्लड जिसके पास ऑक्सीजन आ गया था, क्लियर बात है। पल्मोनरी वेन में क्या हो गया, ऑक्सीजन मिक्स ब्लड आ गया, ठीक है, वो कहां आएगा फिर हार्ट में आएगा, क्लियर बात है। हार्ट में आया, फिर हार्ट क्या करेगा, पंप करेगा उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है सारे बॉडी पार्ट में, किसके थ्रू करेगा बाबू, आयोटा के थ्रू। इसमें क्या ज्यादा रहेगा, इसमें ज्यादा रहेगा ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड कम रहेगा, क्लियर बात है। क्या क्या प्रेशर बाद में देखा जाएगा, ठीक है। अब बाबू बॉडी पार्ट में आया है, यूटिलाइज हो गया, उसके बाद यहां से फिर आ गया दूसरा वेन में जिसको हम लोग बोलते हैं वेना केवा। इसको आर्टरी कॉमनली, इसको वेन कॉमनली बोलते हैं, ये आर्टरी ये वेन कॉमनली बोलते हैं, ऐसा क्लियर बात है।
अयोटा जिसमें क्या था बाबू, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा था। वेना केवा जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा था। फिर ये कहाँ ले जाएगा, हार्ट में। हार्ट से फिर क्या करेगा, ये ऊपर की तरफ पंप करेगा, कहाँ, लंग्स। क्लियर बात है। तो क्या हो गया, वेना केवा में क्या था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और अयोटा में क्या था हमारा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर बात है। अब तीसरा चीज, पल्मोनरी आर्टरी में क्या था, पल्मोनरी आर्टरी में क्या था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब यहां पे पल्मोनरी वेन में क्या था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। नहीं समझे, पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड, पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी में क्या होगा बाबू, यहां पे डीऑक्सीजनेटेड, वेना केवा में डीऑक्सीजनेटेड, और यहां पे फिर अयोटा में ऑक्सीजनेटेड। क्लियर बात है, यही बात है। और ऐसे ही कंटिन्यू प्रोसेस चलता रहेगा। इसी के साथ हम लोग क्या करेंगे, अपना आज का खत्म करेंगे लेक्चर को, फिर अगला दिन कुछ नया सीखेंगे।